केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 यानी सॉल्यूशन या विलियन वाले चैप्टर से लास्ट 6 इयर्स में राजस्थान बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए और उनका आंसर किस प्रकार से आपको बोर्ड में लिखना होता है। तो आज का जो वीडियो है वो आधारित है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 यानी सॉल्यूशन यानी विलियन वाले चैप्टर से लास्ट 6 इयर्स में मतलब 2014 से 2019 तक किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको किस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना होता है। तो चलिएगा टाइम को खराब किए बगैर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है स्थिर क्वाती मिश्रण किसे कहते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में 2019 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और 1 मार्क का था, यानी अंक कितना था इसका 1 अंक का 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था वापस से सुन लीजिएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। तो देखिएगा जब मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था तो मैंने स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा और उसके प्रकार आपको बताए थे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपको इसमें प्रकार नहीं बताने, सिर्फ आपको क्या बताना है इसकी परिभाषा बतानी थी। तो देखिएगा क्या होता है इसका आंसर, क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण बताते हैं। देखिएगा 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बना ऐसा मिश्रण, 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बना ऐसा मिश्रण जिसका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान रहता है एवं जो एक स्थिर ताप पर बॉयल करता है, उबलता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्या होता है वापिस से सुन लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बना ऐसा मिश्रण जिसका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान रहता है तथा जो एक स्थिर ताप पर उबलता है उसे क्या कहा जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो क्या होगी परिभाषा, मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर याद कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक द्रवों का मिश्रण, 2 या 2 से अधिक द्रवों का मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान रहता है तथा जो एक स्थिर ताप पर उबलता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। अब इस परिभाषा का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिएगा हमारे पास 2 द्रव है A और B, 2 द्रव है A और B। द्रव A मान लीजिएगा, कल्पना कर रहे हैं, द्रव A 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। द्रव A कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जो दूसरा द्रव B है और मान लीजिएगा ये 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके एक मिश्रण बनाया। अगर ये मिश्रण एक स्थिर ताप पर उबल रहा है, अगर ये मिश्रण एक स्थिर ताप पर उबल रहा है तो इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब देखिएगा इस परिभाषा को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक लाइन आई है कि द्रव व वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान रहता है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा जैसे पात्र में मैंने द्रव A और द्रव B का मिश्रण ले लिया, द्रव A और B का क्या ले लिया, मिश्रण, और इसको क्या किया, गर्म किया। तो बताइएगा जब आप इस मिश्रण को गर्म करोगे तो बताओ ये मिश्रण एक ही ताप पर, एक स्थिर ताप पर क्या करेगा, उबलेगा। एक स्थिर ताप पर उबलेगा तो बताओ A और B,
ए और बी दोनों की वाष्प एक साथ बनेगी कि नहीं बनेगी? दोनों की एक साथ वाष्प बनेगी। उबलेगा तो वाष्प बनेगी, तो इसकी वाष्प बन गई। इस वाष्प को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखो, जब दोनों की वाष्प एक साथ बनेगी तो वाष्प प्रावस्था में इसका संगठन क्या होगा? A प्लस बी। जितनी मात्रा A की होगी उतनी मात्रा किसकी होगी? B की होगी। और द्रव प्रावस्था में भी संगठन क्या है? A और B। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि स्थिर क्वाथी जो मिश्रण होता है उसका द्रव प्रावस्था में संगठन और वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान होता है। मतलब कि द्रव प्रावस्था में जो अवयव होते हैं वो अवयव वाष्प प्रावस्था में होते हैं। दोनों की मात्रा क्या रहेगी? समान रहेगी। जितनी मात्रा द्रव प्रावस्था में है इन दोनों की उतनी मात्रा ही वाष्प प्रावस्था में भी रहेगी। मतलब जितनी मात्रा द्रव प्रावस्था में है उतनी मात्रा वाष्प प्रावस्था में रहने का मतलब क्या है कि दोनों एक ही ताप पर क्या कर रहे हैं? उबल रहे हैं। तो बताइएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान रहता है तथा जो एक स्थिर ताप पर उबलता है, ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये आपको इसका आंसर लिखना था, जिसका आपको कितना मार्क मिलता है? 1 मार्क मिलता है। चलिएगा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। K4 FeCN6 का 0.05 M विलियन 300 केल्विन ताप पर 300 केल्विन ताप पर 92% वियोजित होता है। विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और 2 अंक का ये क्वेश्चन था। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको परासरण दाब पाई का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि पाई बराबर होता है CRT। पाई बराबर CRT। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी विलेय का वियोजन या संगुणन होता है तो जो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। तो बताइएगा इस प्रकार के विलेय के लिए हम पाई का जो फॉर्मूला है उसमें आगे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? I से। तो बताइएगा फॉर्मूला क्या है? पाई बराबर I.CRT। जब किसी विलेय का ना तो वियोजन हो ना संगुणन हो तब तो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं पाई CRT। और जब किसी विलेय का वियोजन या संगुणन होता है तो हम आगे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? I से। तो बताइएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पाई I.CRT, जहां C का वैल्यू आपको दे रखा है। C क्या होती है? विलियन की मोलरता होती है और मोलरता आपको दे रखी है कितनी? 0.05 M। ठीक है, चलिएगा R का वैल्यू आपको गिवन है कितना? 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T का वैल्यू भी आपको गिवन है कितना? 300 केल्विन। I का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। I का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट। तो देखिएगा I का वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? K4 FeCN6 कितने प्रतिशत वियोजित हो रहा है? 92%। तो बताइएगा K4 FeCN6 जब विलियन में वियोजित होगा तो किस प्रकार वियोजित होगा? ये टूटेगा 4K प्लस FeCN6 -4 में, 4K प्लस FeCN6 -4 में। अब देखिएगा यहाँ पर K4 FeCN6 जब वियोजित होगा तो कुल आयन कितने बने? 4 तो बने पोटेशियम आयन और एक क्या बना? ये फेरोसाइनाइड आयन। तो बताइएगा N का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? बनने वाले आयन कितने हैं? 5। अब चूंकि यहाँ पर 92% वियोजन दे रखा है, अगर यहाँ पे 100% वियोजन दे रखा होता या फिर आपको वियोजन की मात्रा नहीं दे रखी होती तो I का मान 5 हो जाता, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ पे 92% या 92% वियोजन दे रखा है, इसलिए सबसे पहले हमें I का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू होता है 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। चलिएगा 1 - अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू है 92%।
और प्रतिशत में कभी भी हम अल्फा का वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हमें इसे सबसे पहले सामान्य संख्या में बदलना पड़ेगा और बदलने के लिए हम किसका भाग दे देते हैं 100 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 92/100 प्लस n का मान कितना है 5 गुणा 92/100। इसको सॉल्व करोगे तो i का वैल्यू आपके पास आएगा 4.68। तो ये आ गया आपके पास i का मान। और यदि वियोजन की मात्रा 100% दे रखी होती या वियोजन की मात्रा दे ही नहीं रखी होती तब i कितना आता 5 आता। चलिएगा हम वैल्यू को पुट करते हैं तो पाई इक्वल टू आएगा i का मान कितना 4.68। चलिएगा c का मान कितना दे रखा है 0.05, r का मान कितना दे रखा है 0.0821 और t का मान कितना दे रखा है 300 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5.76 ATM। ATM में क्यों आया, क्योंकि R का जो वैल्यू है वो आपको किस में दे रखा है ATM में दे रखा है। तो आंसर आपको किस में निकालना है ATM में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है परासरण दाब की परिभाषा लिखिए और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और 1 अंक का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा परासरण दाब की परिभाषा को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा परासरण क्या होता है। तो देखिएगा सबसे पहले हम परासरण समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना था। देखिएगा परासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का विलायक या निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः गमन की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। विलायक के अणुओं का विलायक या निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः गमन यानी अपने आप गमन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं परासरण कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो देखिएगा ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु गुजर सकते हो, विलय के अणु नहीं गुजर सकते, ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली के जो छिद्र होते हैं वो जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से विलय के कणों का आकार तो बड़ा होता है और विलायक के कणों का आकार क्या होता है कम होता है। इस कारण से विलायक के कण तो उन छिद्रों में से गुजर जाते हैं लेकिन विलय के कण उन छिद्रों में से नहीं गुजर पाते। क्यों, क्योंकि विलय के कणों का आकार बड़ा होता है किसकी तुलना में, उन छिद्रों की तुलना में। कौन से छिद्र, अर्ध पारगम्य झिल्ली के छिद्र। जबकि विलायक के कणों का आकार क्या होता है छोटा, किन की तुलना में, उन छिद्रों के आकार की तुलना में। तो बताइएगा विलायक के अणुओं का विलायक या निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः गमन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं परासरण। इसको डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिएगा एक पात्र है हमारे पास, इस पात्र के मध्य में मैंने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। ये क्या है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसे SPM या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंग्रेजी में कहते हैं। इधर मैंने विलायक ले लिया, विलायक का मतलब जल ले लिया, सामान्य विलायक हम जल को मानते हैं। इधर हमने विलयन ले लिया। तो अब क्या होगा, विलायक के जो कण हैं वो किधर जाएंगे विलयन की तरफ, क्योंकि विलायक के कण जो होते हैं उनकी सांद्रता क्या है कम और विलयन की सांद्रता क्या है ज़्यादा। ठीक है, विलायक की सांद्रता तो 0 है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ घोल ही नहीं रखा। तो बताओ कम सांद्रता से किधर जा रहे हैं विलायक के कण, अधिक सांद्रता की ओर। तो ये जो प्रक्रिया है ना
ये प्रक्रिया अपने आप होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण। इसको कुछ इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि हम दोनों तरफ विलयन बढ़ लें, एक तरफ हम निम्न सांद्रता का विलयन ले लें और एक तरफ हम उच्च सांद्रता का विलयन ले लें। मान लीजिएगा ये भी एक विलयन है, इसमें ये तो क्या था बताओ? विलायक था, और ये क्या था? विलयन था। तो बताओ विलायक के अणु विलायक से विलयन की ओर जा रहे हैं, विलायक के अणु विलायक से किधर जा रहे हैं? विलयन की ओर। तो ये प्रक्रिया क्या है? परासरण। इधर मैंने ये विलयन ले रखा है और ये भी क्या ले रखा है? विलयन। इसकी सांद्रता मान ली C2 और इसकी सांद्रता मान ली C1। इसकी सांद्रता C1 और इसकी क्या मान ली? C2। तो बताओ C1 की वैल्यू मैंने मान ली C1 की वैल्यू C2 से कम है, मतलब C2 की वैल्यू क्या है? ज़्यादा, यानी इसकी सांद्रता अधिक है और इस विलयन की सांद्रता क्या है? कम। तो बताओ कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु किधर जाएंगे? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब होता है परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर या अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाह्यतम न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। कैसे समझेंगे? देख लीजिएगा, यहां पर मान लीजिएगा मैंने एक पाइप लगा दी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब बताइएगा ये जो विलायक के कण है वो किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो बताओ इस पाइप में ऊपर ये विलयन ऊपर बढ़ेगा, जब तक ये प्रक्रिया होती रहेगी तब तक ये ऊपर जाता रहेगा। अब मान लीजिएगा मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया? पिस्टन, ठीक है। अब क्या होगा? अगर इस पिस्टन को मैं दबा दूं, अगर दबाने पर ये प्रक्रिया रुक जाए, यानी विलायक के कणों का विलयन की ओर आना रुक जाए, तो हम इस दाब को क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। यानी इस विलयन पर लगाया गया वह बाह्यतम न्यूनतम दाब जिसके कारण से परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। वापिस से समझ लीजिएगा, ये जो विलायक के कण है वो विलयन की ओर जाएंगे तो इस पाइप में पानी ऊपर चढ़ेगा, ये विलयन ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है। अब क्या किया? हमने पिस्टन को थोड़ा सा दबाया और हमारे दबाने से पिस्टन को नीचे लेके आया और दबा के रख लिया वहां पर। जैसे ही वहां पर पिस्टन को दबा के रखा तो बताओ परासरण की प्रक्रिया रुकेगी कि नहीं रुकेगी? रुकेगी। क्यों? क्योंकि इधर अब जगह ही नहीं है विलयन के ऊपर जाने के लिए। तो बताओ ये जो हमने दाब लगाया ना, उस दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है? इतना सब कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना लिखना है कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्यतम न्यूनतम दाब जिसके कारण परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब, इसका आंसर आपको क्या लिखना था? विलयन पर या अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाह्यतम या वह बाह्य न्यूनतम दाब जिसके कारण परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था और 1 अंक का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? सामान्यतया ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम क्यों हो जाती है? सामान्यतया ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम क्यों हो जाती है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सामान्यतया गैसों की द्रव में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। सामान्यतया जब आप किसी गैस को द्रव में घोलते हो तो ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यानी प्रक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, जिस कारण से
लासातलीय नियमानुसार ताप बढ़ाने पर विलेयता में कमी आती है। सामान्यतया गैसों की द्रव में घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, और हम जानते हैं यदि प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या आएगी? क्या होगी? कम होगी। कौन से नियम अनुसार? लासातलीय नियमानुसार। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विलेयता वाला मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 2018 में विलियन वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, देखिएगा। 5% W/V NaCl के 200 ml विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? वापिस से देख लीजिएगा। 5% W/V NaCl के 200 ml विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? और ये कितने अंक का क्वेश्चन था? 1 अंक का, और पूछा गया था 2018 में। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको जो सांद्रता की इकाई दे रखी है वो परसेंटेज W/V दे रखी है, और हम जानते हैं कि परसेंटेज W/V बराबर होता है अवयव की ग्राम में मात्रा। अवयव की ग्राम में मात्रा, यहाँ पर अवयव कौन है? NaCl। विलेय कौन है? NaCl। विलियन का ml में आयतन गुणा 100 आपसे पूछा गया है अवयव की ग्राम में मात्रा, यानी NaCl की ग्राम में मात्रा पूछी गई है। तो यहाँ पे बताइएगा परसेंटेज W/V आपको कितना दे रखा है? 5। अवयव की ग्राम में मात्रा आपसे पूछी, इसको मैं x मान लेता हूँ। विलियन का ml में आयतन आपको कितना दे रखा है? 200, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 200 गुणा 5/100। सॉल्व करोगे इसको तो बताइएगा कितने ग्राम आएगा? 10 ग्राम। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। समझ में आया होगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट जो बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था, और उस वक्त NCERT वाली बुक्स चला करती थी। तो आज जो बुक हमारी चल रही है उसमें एक टॉपिक नहीं दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, रुधिर में O2 की कम सांद्रता से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्ट सोच समझ नहीं पाते हैं। इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं? इस स्थिति का कारण स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और उनके सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो सामान्य लोगों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। और इस विशिष्ट दशा को एनोक्सिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ए है, 6 का जो ए है उसका तो आंसर होगा एनोक्सिया। वर्तमान में जो बुक चल रही है उसमें ये टॉपिक नहीं है, NCERT में है। यदि आप NCERT पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। इस विशिष्ट दशा को क्या कहा जाता है? एनोक्सिया कहा जाता है। और इस स्थिति का कारण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा, पहाड़ों पर आप जानते हो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। पहाड़ों पर दाब का मान क्या होता है? कम होता है। जिस कारण से क्या होता है? जिस कारण हेनरी नियमानुसार पहाड़ी लोगों के रक्त में O2 की विलेयता कम हो जाती है। वापिस से सुन लीजिएगा, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। और दाब यदि कम होगा तो हेनरी नियमानुसार पहाड़ी लोगों के रक्त में O2 की विलेयता क्या हो जाएगी? कम। अर्थात O2 गैस की मात्रा रक्त में क्या हो जाएगी? कम। और पहाड़ी लोगों के O2 गैस की मात्रा रक्त में यदि O2 गैस की मात्रा कम हो गई तो उससे क्या होगा? उससे उन व्यक्तियों के अंगों को ढंग से ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगी, और वो कमज़ोर हो जाएंगे, और उनके सोचने और समझने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वापस से सुन लीजिएगा, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है।
जिस कारण हेनरी नियमानुसार पहाड़ी लोगों के रक्त में O2 की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम जानते हैं दाब बढ़ता है तो O2 गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ेगी, और दाब कम होगा तो O2 गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम। तो बताओ रक्त में O2 की मात्रा यदि कम हो जाएगी तो अंगों को ढंग से ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगी, और अंगों को ढंग से ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगी तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा और सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था और 2 अंक का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2017 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में विलेय है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में विलेय है, विलयन की क्या ज्ञात करनी है, मोललता। मैंने आपको बताया था मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहा जाता है। तो बताइएगा मोललता का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको मोललता का सूत्र आना चाहिए। हम जानते हैं मोललता स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है, विलेय के मोल बटा विलायक की किलोग्राम में मात्रा, विलायक की किलोग्राम में मात्रा। इसको एक्सटेंड करते हैं फॉर्मूले को। विलेय के मोल मैंने आपको क्या बताया था, विलेय के मोल होता है विलेय की ग्राम में मात्रा यानी WA, विलेय का आणविक द्रव्यमान मतलब MA, विलायक की किलोग्राम में मात्रा इसको मैंने मान लिया WB किलोग्राम, ठीक है। और किलोग्राम की जगह यदि आप ग्राम लिखते हो तो बताओ ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 1000 से, ठीक है। अब आपको सबसे पहले विलेय की ग्राम में मात्रा चाहिए, तो विलेय की ग्राम में मात्रा आपको दे रखी है कितनी, 30 ग्राम। अब आपको चाहिए विलेय का आणविक द्रव्यमान MA, विलेय का आणविक द्रव्यमान आपको चाहिए, और विलेय यहाँ पर कौन है, एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल भी इसको कहते हैं, और फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं, 60 आएगा। कैसे देखो, कार्बन का कितना होता है 12, और कितने कार्बन इसके अंदर 2, तो 12 + 12। देखिएगा हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं 4। ऑक्सीजन कितने हैं 2, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 60 ग्राम प्रति मोल। तो बताइएगा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 60, तो MA का मान कितना हो गया 60, और WB यानी विलायक की ग्राम में मात्रा आपको कितनी दे रखी है 100 ग्राम। बस अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और आंसर क्या करना है, फाइंड आउट। तो कैसे करेंगे, देखिएगा WA का जो मान है वो कितना है बताओ 30, WB कितना है, सॉरी MA कितना है, MA 60 है, WB कितना है 100, और ऊपर किससे गुणा कर दो 1000 से। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गए, तो बताओ क्या बचा 30/6, 30/6 यानी 5। 30 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा 5 मोल प्रति किलोग्राम। मोललता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम। कैसे किया, WA का मान रख दिया 30, MA का मान रख दिया 60, WB का मान रख दिया 100, और ऊपर किससे गुणा कर दिया 1000 से। 3 0 से 3 0 काट दिए, तो बताओ 30/6, और 30 में 6 का भाग देते हो तो कितना आता है 5 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7 जो 2017 में पूछा गया था। अब हम बात करेंगे 2016 में आने वाले क्वेश्चंस की। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो हम जानते हैं मोल अंश क्या होता है, देखिएगा क्या इसका आंसर होगा। मोल अंश को किससे दर्शाते हैं, x से। मोल अंश को किससे दर्शाते हैं, x से, और x बराबर होता है अवयव के मोल बटा कुल मोल। विलयन में किसी अवयव के मोल अंश x बराबर होता है अवयव के मोल बटा कुल मोल। मान लीजिएगा हमारे पास एक द्विअंगी विलयन है। कैसा विलयन है, द्विअंगी विलयन है जिसमें 2 अवयव उपस्थित है a प्लस b। a के मोल मैंने मान लिया Na और b के मोल मैंने मान लिए Nb। तो बताओ a के मोल अंश क्या होंगे, XA बराबर क्या होगा, जिसके मोल अंश निकालने हो उसके मोल बटा कुल मोल। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे Na प्लस Nb, ठीक है। और XB यानी अवयव b के मोल अंश क्या होंगे Nb बटा Na प्लस Nb। तो ये था क्वेश्चन नंबर
8 जो बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है जो बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया था और क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वान टॉप गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि बेंजीन यदि विलायक होता है तो उसमें एथेनोइक अम्ल का क्या होता है, संगुणन होता है। बेंजीन यदि विलायक होता है तो उसमें एथेनोइक अम्ल का क्या होता है, संगुणन। और किस प्रकार से होता है, देखिएगा एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये किसका सूत्र है, एथेनोइक अम्ल का। यदि आप इसको बेंजीन में घोलते हो तो इसके जो दो अणु होते हैं वो आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक द्विलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, द्विलक, कुछ इस प्रकार से। ये देखिएगा दो अणु हमने बेंजीन में घोले, कल्पना कर रहे हैं दो अणु हमने किस में घोले, बेंजीन में। और बताइएगा वो दोनों अणु आपस में चिपक के कितना अणु बना रहे हैं, एक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल का द्विलकीकरण। क्या कहते हैं, द्विलकीकरण। आपसे ये पूछ रहा है कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का वान टॉप गुणांक कितना होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था संगुणन के लिए, I बराबर होता है 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अल्फा का मान आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, मतलब संगुणन की मात्रा आपको दे नहीं रखी। तो बताइएगा जब भी आपको मात्रा नहीं दे रखी हो तो आपको कितने प्रतिशत माननी होती है, 100%। और 100% को पूरा क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 1 - अल्फा का मान रख दिया 1 प्लस 1/n। n क्या होता है, संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या। तो बताओ संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, 2। n का मान 2 होगा क्योंकि दो अणु संगुणित हो रहे हैं। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/2। ये क्या हो गया इसका आंसर। पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कच्चे आम को नमक के घोल में रखने पर क्या होता है। कच्चे आम को नमक के घोल में रखने पर क्या होता है। देखिएगा ये मान लीजिएगा हमारे पास में कच्चे आम का टुकड़ा है और इसको हमने नमक के घोल में रख दिया। किस में रख दिया, नमक के घोल में। ये नमक का घोल है, नमक का घोल। और ये क्या है, कच्चा आम या कच्चे आम का क्या है, टुकड़ा है। तो देखिएगा कच्चे आम के अंदर जो रस भरा हुआ है, जो रस भरा हुआ है उसकी सांद्रता मैंने मान ली C1 और नमक के घोल की सांद्रता मैंने क्या मान ली, C2 मान ली। तो देखिएगा नमक के घोल की जो सांद्रता होती है, नमक के घोल की जो सांद्रता होती है जिसको मैंने C2 मान रखा है, उसका मान C1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या कह रहा हूँ मैं कि नमक के घोल की सांद्रता तो क्या होती है, ज़्यादा। और कच्चे आम के टुकड़े में जो रस भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसकी सांद्रता क्या होती है, कम। यानी नमक के घोल की सांद्रता ज़्यादा है और कच्चे आम के टुकड़े के अंदर जो रस भरा हुआ है उसकी सांद्रता क्या है, कम। और कच्चे आम के टुकड़े के ऊपर जो झिल्ली लगी हुई है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह क्या करेगी, कार्य करेगी। तो बताइएगा क्या होगा, परासरण की प्रक्रिया होगी। वेरी गुड। किसकी प्रक्रिया होगी, परासरण की प्रक्रिया होगी। और परासरण की प्रक्रिया किधर से किधर होती है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। इसका मतलब कच्चे आम के टुकड़े से जो विलायक के अणु हैं, कच्चे आम के टुकड़े से जो विलायक के अणु हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे, मतलब नमक के घोल में आ जाएंगे। तो बताइएगा कच्चे आम के टुकड़े के अंदर जब विलायक के कण होंगे वो बाहर निकल के यदि आ जाएंगे तो कच्चे आम का टुकड़ा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि कच्चे आम के टुकड़े के अंदर जो विलायक के अणु उपस्थित थे वो कहाँ पर आ गए, बाहर आ गए। कहाँ आ गए, नमक के घोल में आ गए। तो इसका मतलब कच्चे आम का जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कच्चे आम को नमक के घोल में रखने पर क्या होता है। तो आप कहोगे परासरण के कारण से कच्चे आम का जो टुकड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। कोष्टक में लिख सकते हैं परासरण के कारण। किस कारण से, परासरण के कारण। अब हम बात करेंगे 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, 2015 में पूछा गया था, मोललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बहुत आसान सी बात है, मैंने आपको बताया था 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोललता। तो बताओ मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोल बटा विलायक की
किलोग्राम में मात्रा। विलेय के मोल मैंने आपको बताया था, विलेय की ग्राम में मात्रा WA बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान MA, और विलायक की मात्रा को मैंने किस में माना था, WB मान लिया था। तो WB क्या लिख देंगे, किलोग्राम। तो बताओ क्या हो जाएगा, WA बटा MA गुणा WB ग्राम में लिखते हो तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 2015 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 400 केल्विन ताप पर विलयन का परासरण दाब 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा किस प्रकार करेंगे, हम जानते हैं पाई बराबर क्या होता है, CRT। पाई का मान आपको कितना दे रखा है, 0.0821। सी का मान आपसे पूछा है, आर का मान आप जानते हो 0.0821 ही होता है, और टी कितना है, 400। टी कितना है, 400। आर का मान कितना होता है, मैंने बताया था आपको 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो बताइएगा यहाँ से आप सी का मान फाइंड आउट कर सकते हो। 0.0821 से 0.0821 कट जाएगा तो सी बराबर आएगा 1/400, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुणा 10 की पावर -2। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.25 गुणा 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर। यहाँ पे जो सी होती है वो किस रूप में होती है, मोल प्रति लीटर के रूप में होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो के अंत में बात करेंगे 2014 में पूछे गए दो क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया था और ये भी किसमें पूछा गया था, 2014 में। तो 2019 से लेकर 2014 तक के हम क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, और वीडियो के अंत में दो क्वेश्चंस मैं आपको और करवा देता हूं जो एग्जाम 2014 में पूछे गए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है इस वीडियो का। जल वाष्प दाब का क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए। यानी आपके पास जल है और उस जल के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी, तो बताओ वाष्प दाब पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जल के वाष्प दाब पर क्या फर्क पड़ेगा यदि उसमें 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए। तो बताओ चीनी क्या है, अवाष्पशील विलय है, और जल क्या है, शुद्ध विलायक है। तो जब आप 1 चम्मच चीनी इस जल के अंदर डालोगे तो जल का जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन भी 2014 में ही पूछा गया था। वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त अणु सांख्यिकी गुणधर्म का नाम लिखिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है परासरण दाब। क्या है, परासरण दाब। मैंने आपको बताया था परासरण दाब जो होता है वो वृहद अणु जो होते हैं, जैसे प्रोटीन है, इस प्रकार के जो अणु होते हैं, प्रोटीन वगैरह जो बड़े अणु होते हैं, उनके मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त अणु सांख्यिकी गुणधर्म का नाम ये आपको याद रखना है, और नाम क्या है उसका, परासरण दाब। तो ये थे 2019 से 2014 तक जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे विलयन वाले पार्ट से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।